हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्टिस्टिक बायोलॉजी। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 साइंस का थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। एक क्लासिफिकेशन मेनली नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, नेचर ऑफ केमिकल चेंज, एनर्जी चेंज और एक्सचेंज ऑफ आयन और एटम के बेसिस पर किया जाता है। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A chemical reaction in which two or more reactants combine to form a single product is called combination reaction. इसका सिंपल मतलब ये है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ एक बात ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले अलग अलग रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने पर सिर्फ एक ही नया कंपाउंड मिलता है। इसी वजह से इसे सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इसका एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी मिला के बनता है ए बी। यहाँ ए और बी रिएक्टेंट है और हमारा ए बी फाइनल प्रोडक्ट है। इस इक्वेशन को देखकर ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर रिएक्शन के बाद सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है तो सबसे पहले क्या सोचेंगे हम, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर रिएक्शन के बाद हमें एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है तो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक सवाल आता है कि दो अलग सब्सटेंस बना मिलकर एक ही कंपाउंड कैसे बनाते हैं। इसका रीजन है केमिकल बॉन्ड्स। जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो उनके पुराने अरेंजमेंट चेंज होता है और नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। इन नए बॉन्ड की वजह से एक कंप्लीट नया कंपाउंड प्रिपेयर होता है जिसे प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए केमिकल रिएक्शन के बाद सिर्फ अपीयरेंस नहीं बल्कि सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखिए, यहाँ 2Mg प्लस O2 मिलके क्या बनता है, 2MgO। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर आपने स्कूल में मैग्नीशियम रिबन बर्निंग एक्टिविटी देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि मैग्नीशियम बहुत ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। ये व्हाइट लाइट इसी बात का इंडिकेशन है कि ये रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें एक व्हाइट पाउडर मिलता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। शुरू में दो रिएक्टेंट होते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, लेकिन एंड में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना। इसी वजह से इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आप यहाँ एक और एग्जांपल देखिए, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। दो रिएक्टेंट और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एक एग्जांपल है। अब इस रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एक साथ समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट के बीच नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और कई कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। इसीलिए बहुत सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होती है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल, इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर, मेडिसिन और कई इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड प्रिपेयर करने के लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन यूज किया जाता है। यानी ये रिएक्शन सिर्फ लैबोरेटरी तक लिमिटेड नहीं है बल्कि इंडस्ट्रीज और डेली लाइफ दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल ट्रिक याद रखनी है आपको। अगर रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो ऑब्वियसली क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन समझेंगे जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अगर आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ लिया है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि
कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड break down into two or more simpler substances is called decomposition reaction। मतलब ये है कि यहाँ एक ही रिएक्टेंट होता है, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर? A प्लस बी मिलके बनाते हैं हमें A अलग और B अलग प्रोडक्ट। अगर कंपाउंड इतनी आसानी से टूट सकता है तो हर कंपाउंड अपने आप को क्यों नहीं टूट जाता? रीजन ये है कि कंपाउंड के एटम केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और इसी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जनरली हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट प्रोवाइड की जाती है। क्या प्रोवाइड करेंगे हम? हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट। इस रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले बात, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? एक ही रिएक्टेंट। रिएक्शन के बाद दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं और रिएक्शन तभी कंप्लीट होती है जब रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड की जाए। इस रिएक्शन में हमें क्या चाहिए? एनर्जी। अब चलिए थर्मल डिकम्पोजिशन समझते हैं। जब डिकम्पोजिशन हीट की वजह से होता है तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन को हीट किया जाता है और हीट मिलते ही कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन एरो के ऊपर बना हुआ ये डेल्टा यानी ये ट्रायंगल वाला साइन क्या है? ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन समझते हैं। लाइम का यूज सीमेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क और वाइट वॉशिंग के लिए लाइम बना सकते हैं और इसी वजह से इंडस्ट्रीज में लाइमस्टोन को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है तो उसे इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन कहते हैं। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, इस रिएक्शन में वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। जैसे ही करंट पास होता है वाटर टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप वाटर टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर आप लेबोरेटरी का सेटअप देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब में अलग अलग गैसें कलेक्ट होती है, एक साइड हाइड्रोजन और दूसरी साइड ऑक्सीजन। आज इसी प्रिंसिपल का यूज हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करने और रिसर्च लैबोरेटरीज में भी किया जाता है। अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन समझते हैं। जब डिकम्पोजिशन सनलाइट या लाइट एनर्जी की वजह से होता है तो उसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड एक वाइट कलर कंपाउंड है। जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होकर सिल्वर और क्लोरीन बनाता है और इसी वजह से सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट से ग्रे होने लगता है कि सिल्वर मेटल फॉर्म होने से शुरू हो जाता है। इस प्रॉपर्टी का यूज पहले ब्लैक और वाइट फोटोग्राफ में किया जाता था। कैमरा फिल्म्स में सिल्वर सॉल्ट प्रेजेंट होते थे। जब लाइट को कांटेक्ट में केमिकल चेंजेस दिखते थे और इमेज रिकॉर्ड करते थे। अब तीनों टाइप का एक सिंपल ट्रिक याद करते हैं। हीट अगर यूज हो रही है तो वो कहना है थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और सनलाइट यूज हो रही है तो वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। नाम ही हमने बताना है कि
रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए किस टाइप की एनर्जी यूज हो रही है। अब कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफरेंस देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट यूज होते हैं और एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। यानी एक रिएक्शन में नया कंपाउंड बनता है और दूसरे रिएक्शन में कंपाउंड टूटकर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों रिएक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा रिएक्शन देखते हैं जहां एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है। इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction. Simple language में more reactive element किसी compound में present less reactive element के साथ react करके और वो उसकी जगह ले लेता है और एक नया compound form करता है, तो उसे क्या कहते हैं? Displacement reaction. But यहाँ एक कंडीशन है, डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब फ्री एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा और लेस रिएक्टिव हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी। इसका फॉर्मूला क्या है? A प्लस BC मिला के क्या बनेगा? AC प्लस B। यहाँ A एक फ्री एलिमेंट है और BC एक कंपाउंड है। अगर A B से ज़्यादा रिएक्टिव है तो A क्या करेगा? बी को रिप्लेस कर देगा और नया कंपाउंड एसी बन जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ देखिए, जिंक कॉपर सल्फाइड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और इसीलिए जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट कॉपर को रिप्लेस कर देता है और जिंक सल्फाइड बन जाता है। कॉपर अलग डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हुआ? जिंक कॉपर के साथ रिएक्ट हुआ और जिंक सल्फाइड बना और कॉपर अलग डिपॉजिट हो गए। अगर आप लैब में एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो शुरू में कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। जब जिंक की स्ट्रिप उस सॉल्यूशन में डाली जाती है तो कुछ समय बाद जिंक सरफेस पर कॉपर डिपॉजिट होने लगता है और सॉल्यूशन का ब्लू कलर धीरे धीरे कम होने लगता है और ये कलर चेंज हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, अब हम रिएक्शन को उल्टा कर देंगे। कॉपर प्लस ZnSO4 तो क्या होगा? नो रिएक्शन। यहाँ कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं करता और इसी रिएक्शन नहीं होती। अब यहाँ हमने एक इम्पॉर्टेंट रूल सिखाता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल, लेस रिएक्टिव एलिमेंट नो डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज का आइडिया होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ होता है। इंडस्ट्रीज में मेटलर्जी प्रोसेस के दौरान मेटल उनके कंपाउंड से ऑब्टेन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज किया जाता है। इसी प्रिंसिपल की हेल्प से डिफरेंट मेटल का एक्सट्रैक्शन पॉसिबल होता है। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच exchange of ion take place between two compounds to form new compound is called double displacement reaction. सिंपल लैंग्वेज में दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के पार्टनर्स चेंज कर देते हैं और इसके बाद दो नए कंपाउंड बनते हैं। इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। AB प्लस CD बना के क्या मिला के क्या बनता है? AD प्लस CB। यहाँ A और C पॉजिटिव आयन को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि B और D नेगेटिव आयन को रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्शन के बाद आयंस एक्सचेंज होते हैं और नए कंपाउंड बन जाते हैं। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं।
सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं और सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन मिलकर सोडियम नाइट्राइड बनाते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, सिल्वर क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए ये वाइट सॉलिड के फॉर्म में अलग हो जाता है और इसी इंसोल्यूबल सॉलिड को प्रेसिपिटेट कहते हैं। अगर इंसोल्यूबल सॉलिड है तो उसे क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट। रिएक्शन में दिए गए ये जो आपको सिंबल दिख रहा है एरो डाउन साइड में, तो ये सिंबल प्रेसिपिटेट को शो करता है। जब रिएक्शन में इनसोल्यूबल सॉलिड बनता है तो उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहा जाता है। यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक कॉमन एग्जांपल है। अब इसका रियल लाइफ व्यू समझते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में अनवांटेड आयन को रिमूव करने के लिए और केमिकल इंडस्ट्रीज में डिफरेंट सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज होता है। अब तक हमने दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन समझे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब रिएक्शन को एनर्जी चेंजेस के बेसिस पर समझते हैं। अब तक हमने रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे थे, लेकिन कुछ रिएक्शन को हीट के बिहेवियर के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। ये दो टाइप है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझते हैं। A chemical reaction in which heat absorbed from the surrounding is called endothermic reaction. सिंपल लैंग्वेज में ये रिएक्शन है कि मतलब इसका सिंपली क्या मतलब है कि रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। क्या करेगी रिएक्शन? हीट एब्जॉर्ब करेगी, यानी रिएक्शन अपने आप नहीं चलती। जब तक रिक्वायर्ड हीट सप्लाई नहीं मिलेगी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्या करती है? हीट एब्जॉर्ब करती है। सराउंडिंग से हीट यूज होने की वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है और इसीलिए इस रिएक्शन में कंटेनर या सराउंडिंग रिलेटिवली कूल फील हो सकता है। इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे आप एक रिएक्शन देखिए, ये वही रिएक्शन है जो हमें थर्मल डिकम्पोजिशन में पढ़ा था। यहाँ कैल्शियम कार्बोनाइड को कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। हीट मिलते ही लाइमस्टोन टूटकर क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हीट सप्लाई बंद कर दी जाए तो रिएक्शन रुक जाएगी और इसी वजह से ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन समझते हैं। सीमेंट इंडस्ट्रीज में लाइमस्टोन को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करके क्विक लाइमस्टोन प्रिपेयर किया जाता है, यानी इंडस्ट्रीज में भी ये रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करने ही कंप्लीट होती है। अब एक और सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो आइस सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये हीट एब्जॉर्ब का कंसेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल हेल्पफुल है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इनटू सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल लैंग्वेज में ये रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है, इसी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है और रिएक्शन वेसल गर्म फील होता है। हमने क्या देखा? एंडोथर्मिक मीन्स जो हीट एब्जॉर्ब करती है और एक्सोथर्मिक मीन्स जो हीट रिलीज करती है। यहाँ क्विक लाइमस्टोन और वाटर रिएक्ट करके स्लेक लाइम बनाते हैं। रिएक्शन के दौरान काफ़ी हीट रिलीज होती है। अगर इस एक्सपेरिमेंट को लैबोरेटरी में परफॉर्म किया जाए तो बिकर या रिएक्शन वेसल टच करने पर गर्म फील होता है और इसी वजह से इसे क्या कहेंगे? एक्सोथर्मल रिएक्शन। अब इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन समझते हैं। इस रिएक्शन से स्लेक लाइम प्रिपेयर किया जाता है जिसका यूज़ वाइट वॉशिंग में होता है और एक
एक कॉमन एग्जांपल हम सबके डेली लाइफ में भी देखते हैं। जब एलपीजी गैस स्टोव पर जलती है या वुड बर्न होती है तब हीट और लाइट रिलीज होती है, और इस रिलीज हीट हम किस लिए यूज़ करते हैं? कुकिंग के लिए। समझ में आया? हमारी बॉडी में भी सेल्स में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें एनर्जी देते हैं, और इसी एनर्जी की हेल्प से हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बीच का डिफरेंस समझते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी रिएक्शन को प्रोवाइड करनी पड़ती है, सराउंडिंग कंपैरेटिवली कूल हो जाता है। और एक्सोथर्मिक में एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है, हीट रिलीज होती है, एनर्जी सराउंड में रिलीज होती है, सराउंडिंग वार्म हो जाती है। इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक है, एंडो इज इक्वल टू एनर्जी एंटर इन द रिएक्शन, एक्सो इज इक्वल टू एनर्जी एग्जिस्ट द रिएक्शन। और इसी ट्रिक की हेल्प से कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, बस ये ट्रिक्स याद रखनी है। अभी कुछ पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्शन टूटकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होती है जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड के आयन एक्सचेंज होते हैं और कई बार प्रिसिपिटेट बनता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। ये बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ये बहुत इजी हो जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।